फिल्म की शुरुआत 1973 में पेग नाम की एक लड़की से होती है जिसकी शादी हो रही है, जबकि बाहर हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्होंने अजीब जूट के बने मास्क पहने थे और इनके पास एक बकरी भी थी। ये पूरा ग्रुप कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ दोबारा पेग को हम देखते हैं जिसकी तबीयत शादी में ही बिगड़ जाती है और वो जब वॉमिट करने के लिए बाहर आती है तो उसे उस ग्रुप की गोट दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। जिसके काफी देर बाद पेग का हस्बैंड जब उसे ढूंढते हुए यहाँ आता है तो पेग को गायब पाकर पैनिक हो जाता है। उसे मिलती है बस पेग की एक छोटी सी रिंग। उसके बाद वक्त गुजरता है और प्रेजेंट टाइम में हम एक औरत को देखते हैं जो नाचते गाते हुए खुशी खुशी अपने आप को फांसी से लटका देती है। ना उसे कोई पूछता ना उसकी खबर लेता। दिनों वो बॉडी रस्सी से लटकी रही और डिकम्पोज होने लगी। रस्सी टूट कर नीचे गिर गई तो स्मेल से यहाँ के लोगों को उसके मरने का पता चलता है और सर्विस बॉयज आकर उसे ले जाते हैं। इस औरत की मौत के बारे में इसकी बेटी शू को बताया गया जो अपनी मॉम की मौत का सुनकर बहुत ज्यादा हिल गई और अपनी वाइफ मिला को लेकर उनके अपार्टमेंट में रहने आ गई। घर के अंदर जीसस की पिक्चर और क्रॉस को देखकर शू बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। उसकी हालत खराब होने लगती है जिसे मिला संभालती है। जिसके बाद शू घर पे नहीं रुकती और बाहर आकर सिगरेट पीने लग जाती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है। ये उसकी नर्सिंग होम कंपनी का मैसेज था जो उसे ओल्ड लेडी के घर भेजना चाह रहे थे जिनको भूलने की बीमारी के साथ साथ कई और बीमारियां भी थी। अगले दिन शू उस घर के लिए निकल जाती है। बस स्टॉप पे पहुंचने पर शू ड्राइवर से ही इस एड्रेस के बारे में पूछती है पर ड्राइवर को कुछ नहीं पता था। उसने पीछे वाले आदमी से हेल्प मांगी तो वो बूढ़ा आदमी शू को वार्न करने लगा कि वहाँ मत जाओ, पर शू का इरादा पक्का देखकर उसने आखिर उस औरत का एड्रेस बता भी दिया। घर के करीब आने पर उसे एक बच्चा दिखता है जिसके पास एक छोटी सी गोट थी और वो शू को बहुत अजीब नजरों से घूर रहा था, इसीलिए शू को वो सब अजीब भी लगा। खैर अब वो दरवाजा नॉक करती है तो बूढ़ी लेडी दरवाजा खोलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ आते ही उसका यूरिन आ जाता है और वो लेडी वहाँ से भागकर छुप जाती है, ऐसे जैसे उसे शू से शर्म आ गई हो। शू भी समझ गई थी कि इस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब है। मजबूरन उसे शीशा तोड़कर लॉक खोलना पड़ा। उसने नोटिस किया कि ये लेडी शू से छुपने की कोशिश कर रही है और लेडी को ढूंढते हुए उसे एक अजीब रेड कलर का दरवाजा नजर आता है जिस पर घोड़े की नाल भी लटकी हुई थी। शू उसे देखती रह गई। उसके जहन में यही चीजें चल रही थी कि घोड़े की नाल कहीं से भी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देती है। अभी वो यही सोच रही थी तो उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजर गया। उसने देखा कि ये वही ओल्ड लेडी थी और इस तरह तेजी से गुजरने की वजह से उन्होंने बीन्स भी गिरा दिए थे। शू बिना उन्हें कुछ कहे ये बीन साफ करने लग गई तो उस औरत ने पूछा क्या तुम ये सब करने आई हो? तो उसने कहा हाँ मैं आपकी केयर टेकर हूँ। इन दोनों के दरमियान भी नॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं और ये लेडी अपना नाम पेग बताती है और इसी तरह हम जान पाते हैं कि पेग वही मूवी के स्टार्ट वाली लड़की है जो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। अब यहाँ तक वो कैसे आई थी ये सारी मिस्ट्री एंड तक रिवील होगी। शू उसे नहलाने की बात करती है तो पेग उसे अपने जिस्म पे हाथ नहीं लगाने देती। वो उससे बस छोटे मोटे काम करवाती है और नहाती खुद है। कपड़े चेंज करते हुए शू ने उसकी कमर पे देखा कि रूट्स जैसा एक पैटर्न बना हुआ था। शू पेग से कहती है कि मुझे एक कॉल भी करनी है और उसके बाद सोना है। पेग ने सामने फोन की तरफ इशारा किया और कहा तुम्हारा जहाँ दिल चाहे तुम सो सकते हो। शू ने सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल की लेकिन ये कॉल मिली ही नहीं। वो फोन रखकर मुड़ने ही वाली थी कि उसे नर्सिंग होम से कॉल आ गई जो उसे पेग की कंडीशन की डिटेल्स बता रही थे। इतनी देर में उसके पीछे पेग ने आकर उससे पूछा किससे बात कर रही थी। शू ने जवाब दिया नर्सिंग होम में। तो पेग ने एक अजीब सा सवाल किया क्या तुमने कंफर्म किया भी था कि वो नर्सिंग होम ही है? शू हैरान होते हुए बस हाँ में ही सर हिला पाती है। इसके बाद वो पेग को लेकर उसके रूम में जाती है ताकि वो उसे सुला दे और यहाँ पर वो पेग की फैमिली की पिक्चर देखती है और उसके हस्बैंड की भी। वो पेग से पूछती है आपके हस्बैंड को क्या हुआ था? पेग ने कहा कि उसने सुसाइड कर ली थी, अपनी जान ले ली थी। इन दोनों ने बातें करते हुए यहाँ पर काफी सारा टाइम गुजार दिया जिसके बाद शू दोबारा मिला से ही अपनी वाइफ से कॉल करने के लिए गई। काफी देर सिग्नल मिलने के बाद सिर्फ 2 ही मिनट उसे बात कर पाई और उसने मिला को कहा मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगी। यहाँ पर खड़े होकर शू अपनी वाइफ से बात कर रही थी। उस जगह पर एक अजीब बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था जिसके आसपास बहुत सारी कैंडल्स चली थी और ऊपर बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। इन ट्रीज को वहाँ लगाया जाता था जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती थी और इन ट्रीज के ऊपर बीमार लोगों के कपड़े बांधे जाते थे। लोगों का मानना था जैसे ये ट्री नेगेटिविटी को अपने अंदर लेता है वैसे ही लोगों की बीमारियों को भी अपने अंदर लेकर उन्हें ठीक कर देता है। यहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि शू को अपने पीछे अपने मॉम के होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। खैर अब वो घर के अंदर आ जाती है और सबसे पहले उस रेड केक के पास जाती है
और उसका लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो वो चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। नहाते हुए उसे फील होता है कि कोई उसके कान में विस्पर कर रहा था, आहिस्ता से बोल रहा था, लेकिन ना वॉशरूम में कोई था और ना ही कोई वॉशरूम के बाहर था। एकदम से उसे दोबारा वही आवाज आती है तो उसे लगता है कि ये आवाजें पैक के रूम से आ रही है, लेकिन पैक तो अपने रूम में सो रही थी, वो भी यहीं खड़ी हुई थी। ये पैक को अजीब पैनिक अटैक आने लगा। शो से मेडिसिन देकर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो नोटिस करती है कि पैक नींद में भी प्रॉपर बोल रही थी। वो बता रही थी कि उन लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है, वो म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर आते हैं। शो ने पूछा कौन लोग, तो उसने कहा कि इस घर के नीचे कुछ लोग रहते हैं। शो ने उसकी बातों पे ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि पेग को दिमागी बीमारी थी और उसे इल्यूजन्स आते रहते थे। शो को लगता है कि शायद ये पेग की कोई सोच है। अगले दिन शो घर के लिए ग्रोसरीज करने जाते हैं तो वहाँ के लोग पेग के बारे में उससे पूछते भी हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, और ये चीज शो को पसंद नहीं आती। लोकल्स ने बताया था कि पेग किसी के भी साथ ठीक से नहीं सलूक करती थी। वापस आते हुए शो को एक लड़की कंपनी देती है जिसने उसे बताया कि पेग काफी साल मेंटल असाइलम में रहकर आई है। रात होने पर दोबारा शो उसी लाल रूम में जाने का फैसला करती है और इस मर्तबा वो दरवाजा खुल भी जाता है। अंदर जाने पर वो मास्क पहने अजीब से लोगों को देखती है और साथ ही उसे बाथटब में अपनी मरी हुई मॉम भी नजर आती है। जो जल्दी से करीब जाकर अपनी मॉम का हैंड पकड़ लेते हैं और तभी उसकी मॉम की आंखें खुल जाती हैं। शो डर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि मिला यानी उसकी वाइफ यहाँ उसे देखकर हंस रही थी और तभी उसकी आंख खुल गई और हमें पता चला कि ये सब उसका एक डरावना ख्वाब था। ख्वाब से उठने के बाद वो बैग को चेक करने के लिए जाती है जो आराम से सो रही थी, लेकिन शो के कमरे में आते ही वो अजीबोगरीब बातें बोलने लगी कि अगर शो ने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो बैग के साथ साथ शो को भी ले जाएंगे। शो ने बीमारी की वजह से इस मर्तबा भी बैग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बैग ने बताया नहीं वो एक कल्ट के लोग हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे, वो मुझे भी ले गए थे। अब वो अपनी शादी वाले दिन की बात बताती है जब वो गायब हो गई थी। असल में बैग को उस कल्ट के मेंबर ही शादी वाले दिन गायब करके ले गए थे और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो उसके हस्बैंड ने उस कल्ट के लोगों से डील करने की कोशिश की। बैग ने बताया कि जब मेरे हस्बैंड ने डील कर ली तो उस कल्ट के लोगों ने मेरी कमर पर कुछ अजीबोगरीब निशान बना दिए। शो ने बोला मुझे लगता था कि ये निशान आपके हस्बैंड के टॉर्चर की वजह से है, लेकिन पैक ने बताया नहीं वो अच्छे थे। पैक ने पूछा क्या तुम्हें पनिशमेंट के बारे में पता है, तो शो ने यहाँ अपने हाथ दिखाए और बताया कि मेरी मॉम मुझे प्रेयर करने के लिए बहुत टॉर्चर करती थी, अगर मैं कुछ भी गलत करती थी तो मुझे जला देती थी। पैक पूछती है अब तुम्हारी मॉम कहाँ है, तो वो बताती है कि उन्होंने अपने आप को फांसी दी थी। शो के गम को फील करते हुए पैग उसे अपने साथ सोने को कहती है। सुबह होने पर अब शो को सारी बातों का पता चलाना था कि आखिर उस बेसमेंट में था क्या। उसने बेसमेंट की चाबी ढूंढकर उस रेड डोर को खोल लिया। नीचे गई तो वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, एक स्टोर रूम ही था जहाँ उसे एक एल्बम मिला जो पैग की शादी का था। उसमें पैग के साथ पैग के हस्बैंड भी थे और इसी एल्बम में बहुत सी न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगी हुई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि पैग अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी और जब वो वापस लौटी तो फौरन ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। लोगों का मानना था कि उसके हस्बैंड की जान पैग ने खुद ली होगी, इसीलिए उसे मेंटल असाइलम भी काफी साल रहना पड़ा। ये सारी चीजें बढ़ते हुए अचानक स्टोर की लाइट भी फ्लिकर होने लगी थी और वो जब डर कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सामने का दरवाजा भी बंद हो जाता है और उसे अपने पीछे अपनी मॉम की प्रेजेंस फील होती है। डर कर वो चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ दरवाजा खोलने की कोशिश भी करती रहती है। आखिर पर दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस घर में वही बच्चा आया था जिसे शो पहले देख चुकी थी अपनी गोट के साथ। वो लड़का शो से पूछता है क्या मेरी गोट को तुमने कहीं देखा है। शो उसे ना में जवाब देती है तो वो उदास होकर चला जाता है। आज ही उसके लिए एक पार्सल भी आया था जिसमें उसकी मॉम की कुछ चीजें थी जिन्हें देखकर वो पैनिक करने लगी क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन इतना अच्छा नहीं था कि वो उनकी चीजों को देखकर इमोशनल होती। वो तो ट्रॉमाटाइज हो गई। इस पार्सल में वही कपड़े थे जो बार बार शो को अपने ख्वाब में पहनी अपनी मॉम दिखाई देती थी। शो ने डरकर इन कपड़ों को फर्नेस में रखकर जला दिया। इस पार्सल को भेजने की वजह से मिला और शो के दरमियान में अच्छी खासी लड़ाई भी हो गई। आज के इस हादसे की वजह से शो को लगने लगा था कि वो भी पैग की तरह एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस की वजह से बीमार होती जा रही है, इसीलिए उसने स्टोर से जाकर पैग की ही डिस्क्रिप्शन दिखाकर अपने लिए कुछ मेडिसिन ली ताकि उसकी मेंटल हालत ठीक रहे। जब वो घर आई तो उसने देखा कि नर्सिंग सेंटर से कोई उसके इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और पैग उसे भगा रही थी क्योंकि वो लड़की पैग को अपने लिए खतरा लग रही थी, लेकिन शो ने उसे अंदर बुलाया।
पैग दरवाजा नहीं खोल रही थी तो शू स्पेयर चाबी लेने के लिए गई और पीछे से हमने देखा कि वो लड़की वाकई ही अजीब थी। वो दरवाजे के साथ चिपक कर उसे सुनने लगी और जब तक शू ने यहाँ आकर दरवाजा खोला तो वो औरत गायब हो गई और इस चीज ने तो शू को भी हैरान और परेशान कर दिया। अब तो शू को समझना था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाती है और हिम्मत करते हुए पैग का वो एल्बम ले आती है जिसमें पैग की सारी स्टोरी थी। एक और अजीब चीज शू यहाँ ये देखती है कि जहाँ पर इन न्यूज़पेपर्स की बहुत सारी कटिंग थी उन्हीं कटिंग्स के अंदर शू की मॉम की भी सुसाइड की न्यूज थी। ये देखकर शू सोचने लगी कि आखिर पैग और मेरी मॉम का क्या ताल्लुक है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि बेसमेंट का वो रेड दरवाजा बार बार खुलने लगा था। डर कर वो उसे बार बार बंद कर रही थी पर अब ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। इतनी ही देर में पैग भी उसके पीछे आ गई और उसने शू से कहा, मैं जान गई हूँ कि तुम नीचे बेसमेंट में गई थी। अब बेहतर यही होगा कि तुम कल के कल यहाँ से वापस चले जाओ। शू भी अब और यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो घर जाने के लिए निकली तो ग्रोसरी स्टोर से उसे पता चला कि आज तो कोई बस जाएगी नहीं, इसीलिए मजबूरन उसे दोबारा पैग के घर आना पड़ा। पीछे पैग शू का वो कार्टन देख रही थी जो मिला ने उसके लिए भेजा था। उसके अंदर शू की मॉम की बहुत सी पिक्चर्स थी जिन्हें देखकर पैग हैरान हो गई और यहाँ पर रिवील हुआ कि असल में शू की मॉम पैग की बेटी थी। आसान लफ्जों में कहें तो शू पैग की ग्रैंड डॉटर थी। ये जानकर पैग भी हैरान हुई। दूसरी तरफ शू जब जंगल के रास्ते से होते हुए पैग के घर पे आ रही थी तो उसे रास्ते में उस बच्चे की बकरी भी मिल गई। उसने सोचा भी कि वो उसे साथ ले जाती है पर फिर इग्नोर करके घर आ गई और घर आते ही पैग ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हारी मॉम के दोनों पाँव खराब थे? वो हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता? मैंने तो ये बात आपको कभी नहीं बताई। तो पैग उसे बता देती है, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी। मैंने उसे सालों पहले ही अपने से दूर भेज दिया था। शू सवाल करती है, आपने ऐसा क्यों किया? तब पैग ने रिवील किया कि असल में मेरे हस्बैंड ने उन कल्ट के लोगों के साथ एक डील की थी कि अगर वो मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो जो भी हमारा पहला बेटा या बेटी पैदा होगा उसे हम कल्ट वालों को दे देंगे। लेकिन फिर मेरे अंदर इतना हौसला नहीं बना कि मैं कल्ट को अपनी एक बच्ची दे दूं, इसलिए मैंने उसे अपने से दूर कर दिया और कल्ट का प्रॉमिस तोड़ दिया। कल्ट के लोग कोई आम नहीं थे, उनकी ताकतें और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। शू की मॉम के यहाँ से बहुत दूर चले जाने के बावजूद भी कल्ट की नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर रही जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ही ले ली। शू को पहली मर्तबा पिग की इन बातों पे यकीन आ रहा था। वो पूछती है, आखिर वो कल्ट है कैसा? तो पिग ने बताया कि वो एक डिमोनिक कल्ट है, शैतान की पूजा करने वालों का कल्ट। इनकी बातों के दौरान अब इनके घर का दरवाजा नॉक होता है और शू जब देखने जाती है तो ये वही लेडी थी जो पहले भी इनके घर आकर गायब हुई थी। शू ने दरवाजा जब नहीं खोला तो वो लेडी अजीब से अंदाज में विस्पर करने लगी कि मैं तुम्हें काट दूंगी, मैं तुम्हें काट दूंगी। उसकी इस हरकत से शू को समझ आ गया था कि ये औरत भी कल्ट की ही मेंबर है। घबराई हुई शू जब अंदर आई तो उसने जाकर देखा कि पेग यानी उसकी ग्रैंड माँ अब उस बेसमेंट के दरवाजे पे खड़ी थी और वहाँ जाकर वो गाना गाने लगी। शू ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? तो पैग ने बताया कि मैं उन लोगों को बुला रही हूँ। कहते ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। शू ने इसे खोलने की भी काफी कोशिश की लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला और जब काफी टाइम बाद वो दरवाजा खुला तो उसमें से पेग जख्मी हालत में बाहर निकली। पेग ने शू को बताया कि मेरे वादा तोड़ने की वजह से अब वो तुम्हें लेकर जाना चाहते थे लेकिन मैं तुम्हारी जान गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारी जगह मैंने अपना सेक्रीफाइस, अपनी बलि देने का फैसला किया। लेकिन उन लोगों ने मुझे अब एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब तुम्हारी ही बलि चाहते हैं क्योंकि तुम मेरी वारिस हो और मेरे हस्बैंड की डील के मुताबिक मुझे मेरी बेटी या वारिस को ही उन कल्ट को देना था। शू बहुत ज्यादा डर गई थी, पैनिक हो गई थी। पैग की हालत को देखते हुए वो फैसला करती है कि बाहर से किसी को मदद के लिए बुला कर लाई थी लेकिन पूरा टाउन खाली था और जो लोग अपने घरों के अंदर भी थे उन्होंने अपने घरों और खिड़कियों को लॉक किया हुआ था क्योंकि आज कोई अजीब सा फेस्टिवल था वहाँ पर। इतनी देर में शू को अपने पीछे एक अजीब सा मास्क पहना डरावना आदमी दिखाई देता है जो ड्रम बजा रहा था और उसके साथ दो अजीब से हुलिये वाले और लोग भी थे। ये दोनों लाल कलर के गट्टू में थे। कुछ ही देर में यहाँ पर जूट का मास्क पहने बहुत से कल्ट के लोग भी आ जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में पैग की शादी से पहले देखा था। यह देखकर शू डर कर अपने घर वापस चली जाती है। उस कल्ट के लोग अब इनके दरवाजे पे आकर जोर जोर से इनका दरवाजा भी नॉक करने लगे थे। डरी हुई शू को अब सामने शीशे में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर नजर आने लगती है और साथ ही वो छोटा सा रेड क्रॉस भी जिसे देखकर उसे अपने पास्ट के ट्रॉमा याद आने लगते हैं। फौरन उसे अपनी मरी हुई मॉम दिखाई देती है और जैसे उसका दिमाग इन चीजों में खो सा जाता है वो चाकू उठाती है अपने आप को मारने के लिए लेकिन उससे ही पहले पीछे से पिग
एक चाकू उठाकर अपने आप को स्टैब कर लेती है, इसलिए ताकि शू की जान बच जाए। उसकी इस हरकत से शू को होश आ गया था और अब वो बहुत ज्यादा उदास थी कि क्यों उसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ चली गई। दरवाजा अभी भी नॉक हो रहा था और उसे बाहर से अपनी वाइफ मिला की आवाजें आ रही थी। उसे लगा कि कल्ट के लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। और जब वो सारी आवाजें बंद हो गयी तो घंटों बाद उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी वाइफ की रिंग उसके स्टेयर केस पे थी। यानी सच में उसकी वाइफ यहाँ आई थी और उसकी रिंग यहाँ पर देखकर वो समझ गई कि जरूर ये लोग उसकी वाइफ मिला को यहाँ से ले गए हैं। जब वो कल्ट के लोग किसी लेडी को यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसकी रिंग यही छोड़ देते हैं। अब वो हार नहीं मान सकती थी अपनी वाइफ के लिए, उसने उस कल्ट के लोगों का सामना करने का फैसला किया। इस मरतबा वो घर के अंदर गई तो उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखा जिसे उसने पहन लिया और अपनी वेडिंग रिंग उतार दी। बेसमेंट का जब दरवाजा खोला तो आज बेसमेंट का हुलिया ही बदला हुआ था। वहाँ पे कोई स्टोर रूम नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया थी। ये कोई दूसरी दुनिया लग रही थी। यहाँ के लोग उसके यहाँ आते ही पहले उसके सर पे क्राउन पहना देते हैं और फिर उसके सामने एक अजीब बकरी के सींगों वाला आदमी आता है। यही वो डीमन था जिसकी ये कल्ट पूजा किया करते थे। इस डीमन को देखते ही शू की आंखों से खून बहने लगता है। अगले ही सीन में हम मिला को यानी शू की वाइफ को उस रेड डोर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी वाइफ को वापस मांग रही थी। मतलब कि कल्ट वालों ने मिला को किडनैप नहीं किया था, सिर्फ अपने शिकार यानी शू को पकड़ने के लिए ही ये सारा ड्रामा कल्ट वालों ने रचा था। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।